अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिसर्च एंड थीसिस। और रिसर्च एंड थीसिस में हम पढ़ रहे थे असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ और हमने फैसिलिटीज़ को कैसे एक्सेस करना है। तो आज के जो लेक्चर हैं उसकी आउटलाइन होंगी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क एंड आउटसोर्सिंग। उसके बाद पढ़ेंगे फैसिलिटीज़ फॉर डाटा मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एनिमल रिसर्च फैसिलिटीज़। तो आज के इस लेक्चर में हम ये 5 टॉपिक्स जो हैं ये हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। तो बेसिकली रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज में आ जाते हैं, पहले नंबर पे आ जाता है वर्क एरिया, ऐसा एरिया कि जहाँ पर आप जो है रिसर्च कंडक्ट करेंगे। ये बेसिकली लेबॉर्ट्री होगी कि जिस लेबॉर्ट्री में आप जो है रिसर्च करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है इक्विपमेंट, जो लैब इक्विपमेंट आप किसी लेबॉर्ट्री में यूज़ करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी जो स्टडी है उसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हैं, अगर नहीं है तो उनको मैनेज कैसे करना है। उसके बाद रिसोर्सेज में आ जाता है लाइब्रेरी एक्सेस, क्या आपके इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी अवेलेबल है जहाँ पे आप ऑनलाइन सोर्स के ज़रिए जो है ना रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और चौथे नंबर पे आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हैं लीडर। लीडर से मुराद आपका सुपरवाइज़र है कि जो आपको सुपरवाइज़ कर रहा है फॉर योर स्टडीज़। उसके बाद आपके जो कोलीग्स हैं या पीयर्स जिनको बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे टेक्निकल असिस्टेंट्स कि जो आपको उस स्टडी के दौरान जो है आपकी हेल्प करते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये बेसिकली हमने फाइंड करने होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल हैं तो हमारी जो रिसर्च होती है वो इजी हो जाती है। बेसिकली ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये मुहैया करना काम होता है आपके सुपरवाइज़र का, या आपने ख़ुद करना होता है ये चीज़ें पूरी विद द हेल्प ऑफ योर सुपरवाइज़र। तो अगर ये सारी फैसिलिटीज़, दो जो चीज़ें हैं मेनली कौन कौन सी, जो लेबॉर्ट्री और दूसरे नंबर पे जो है टेक्निकल असिस्टेंट जो लोग हैं, अगर ये आपको आपके डिपार्टमेंट के अंदर मिल जाए तो ये बहुत ही बेस्ट काम हो जाता है कि आपको एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करके जो है अपनी स्टडी को ईज़िली कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें एक ही छत के अंदर अवेलेबल हों, ये डिफरेंट दूसरी जगह पे भी हो सकती हैं। तो वो बाकी चीज़ें जो किसने अवेलेबल करवानी हैं वो आपके सुपरवाइज़र ने विद हिज जो है विजडम या अपने जो उसके लिंक्स हैं उनके ज़रिए, या आपको वो गाइड करेगा कि आपने इनको कैसे एक्सेस करना है। जो आपके कोलीग्स होते हैं वो आपके लिए परमानेंट सोर्स होते हैं नॉलेज का, स्किल का और इमोशनल सपोर्ट का। कोलीग्स जब आपस में रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ एक बिहेवियर शो करते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है वो कंबाइन हो के लैब का कल्चर बनाता है। अगर आपके कोलीग्स का बिहेवियर अच्छा होगा तो उस लैब में जो कल्चर होगा वो बेहतर होगा, और अगर उनका बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो लैब का कल्चर जो होगा वो बुरा होगा। तो किसी भी जब लेबॉर्ट्री की सिलेक्शन होती है तो उसमें जो उस लैब का कल्चर होगा उसका देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कल्चर अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे कल्चर वाली लैब में जाएंगे तो आपकी लर्निंग के ज़्यादा मौके होंगे आपके पास और आप ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन अगर लैब का कल्चर ठीक नहीं है तो फिर आपको काम करने में दुश्वारी का सामना होगा। तो लैब का जो कल्चर है, जो आपके कोलीग्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उनको देख लें कि उनका बिहेवियर कैसा है और क्या वो आपको हेल्पफुल होंगे आपके लिए, या आपके जो रास्ते में जो है वो सिर्फ रोड़े अटकाएंगे। तो ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है। आपको लैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ चाहिए इसका आपको अच्छी तरह से इदराक होना चाहिए। अगर आपको अंदाज़ा है कि आपकी स्टडी के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता ही नहीं कि कौन कौन सी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको रिसर्च मैथडोलॉजी का इल्म होना चाहिए। तो रिसर्च मैथडोलॉजी जो है वो इंतहाई अहम है असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ के लिए।
तो रिसर्च मेथडोलॉजी अगर आपको नहीं आइडिया तो कोई इशू नहीं है, हम बेसिकली रिसर्च मेथडोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। और इस कोर्स के अख्ताम पे आप लोगों को रिसर्च के बारे में कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी और आप समझ पाएंगे कि रिसर्च में आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए और इसकी मेथडोलॉजी क्या होगी। तो आप जो है इस कोर्स को लाजमन जो है वो एंड तक लें। बेशक ये थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इन द फ्यूचर डेज़। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है या अभी आपने एडमिशन लेना है, आपने जिस तरह एक्सेप्टेंस लेनी है किसी कंट्री से या किसी जिस तरह अमेरिका है, आपने अमेरिका से एक्सेप्टेंस लेनी है तो आपको प्रोजेक्ट बनाना आता होगा तो आप एक्सेप्टेंस लेंगे, तो उसके लिए आपको ये जो कोर्स है ये बड़ा हेल्पफुल होगा। अच्छा, तो दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आपको ये चीज़ें आपकी लैब में नहीं मिलती तो आपने ये क्या करना है कि आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट की लैब के साथ कांटेक्ट करके तो वहाँ से ये चीज़ें लेनी है। तो किसी दूसरी लैब के साथ जो कांटेक्ट होगा आपका, वो आपके सुपरवाइज़र की बेस पे होगा या आपके पर्सनल अगर लिंकेजेस हैं तो उसकी बेस के ऊपर होगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब आप किसी लैब में काम करने के लिए जाते हैं तो आप उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होंगे। वो बर्डन काम का भी होगा और फाइनेंशियली भी हो सकता है कि उनको ये टेंशन हो कि कहीं आप उनके रिसोर्सेज को यूज़ ना करें, उनके केमिकल्स को यूज़ ना करें। तो जब आप किसी लैब में जाते हैं तो आपके लिए सबसे जो आसान हल है उस लैब को एक्सेस करने का वो ये है कि आप उस लैब के इंचार्ज को अपना को सुपरवाइज़र रख लें या को गाइड रख लें। अच्छा, इस तरह क्या होगा कि उसको लगेगा कि ये काम आपके साथ उसका भी है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको एक्नॉलेज करेंगे और आप उसको एज अ को आथर रखेंगे और वो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप सुपरवाइज़र उनको नहीं रख सकते तो जब आप उस रिसर्च की एंड पे पब्लिकेशन करेंगे तो उनमें उनका नाम लाजमन मेंशन करेंगे आथर के तौर पे उनको एक्नॉलेज करने के लिए। कुछ लैब्स जो होती हैं वो आपको वहाँ पे खड़े होने की जगह तो दे देती हैं, लेकिन आपको जो चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होती हैं, वो अपने पास से लेके आने पड़ते हैं। और ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, बल्कि बेहतर है कि आप अपनी चीज़ें खुद लेके जाएं। ये एथिकली बेहतर है, आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बने। अगर वो आपको खड़े होने की जगह दे रहे हैं तो यही आपके लिए काफ़ी है। आपको इक्विपमेंट दे रहे हैं, यही आपके लिए काफ़ी है। उसमें यूज़ होने वाले केमिकल जो है आप अपने खुद ख़रीदेंगे, जो कि आपकी लैब आपको देगी, या आप उसको ख़ुद अपनी जेब से ख़रीदेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि जब आप पीएचडी या एमफिल या इस तरह की स्टडी जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है करना जाएं तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट लिखना सीखें। अगर आपको प्रोजेक्ट लिखना आता होगा तो आप अपने सुपरवाइज़र को भी प्रोजेक्ट विन करके दे सकते हैं और उसके जो पैसे होंगे वो यूज़ करके आप रिसर्च कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ये कोर्स हेल्प करेगा। जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो आपका ये एथिकली फ़र्ज़ बनता है कि आप उस लैब के अंदर मौजूद जितने भी लोग थे जिन्होंने आपकी हेल्प की किसी न किसी तरह आपकी स्टडी कंडक्ट करवाने में, आप उनको एक्नॉलेज करेंगे अपने रिसर्च पेपर के एज अ ऑथर, या एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट में आप उनका नाम मेंशन करेंगे। जिस लैब में आप जा रहे हैं अगर वहाँ पे जो लोग हैं वो मसरूफ़ हैं और आपकी हेल्प नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप अपना टाइम निकाल के उनके काम करने में उनकी हेल्प करें, ताकि उनका काम जल्दी ख़त्म हो जाए और आपको टाइम मिल सके अपना काम करने का, और इन रिटर्न वो आपके भी काम करने में हेल्प करेंगे फ़िज़िकली। उसके अलावा अगर आप काम करते हैं तो क्या होगा कि आपकी ये लर्निंग है बेसिकली, जितना ज़्यादा आप लेबॉर्ट्री में काम करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे, और यही स्टेप है आपकी लर्निंग का। इसमें एक बात आपने और ज़हन में रखनी है कि आपने कोई इस तरह का इंतज़ाम करना है कि ये जो चीज़ें आपको उस लैब से मिल रही हैं वो परमानेंटली मिलती रहें। ये ना हो कि आप जिस सुपरवाइज़र की वजह से उस लैब में मौजूद हैं उसका ट्रांसफ़र हो जाए किसी और डिपार्टमेंट में, और जो नेक्स्ट आने वाला बंदा है वो आपको काम ना करने दे। तो आप इस तरह का इंतज़ाम करेंगे कि आपका जो सिलसिला है वो मुसलसल चलता रहे वहाँ काम करने का, जब तक आपने की स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद आ जाता है दूसरा स्टेप, मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क एंड आउटसोर्सिंग। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो काम है वो आपकी लैब में मुमकिन ही नहीं होता, आपको किसी दूसरी लैब में उसको भेजना पड़ता है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में उसको भेजना पड़ता है, या किसी प्राइवेट या किसी दूसरी गवर्नमेंट लैब में उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजना पड़ता है। ऐसी फैसिलिटी में भेजना पड़ता है कि
जहाँ पे जो है आपका काम हो सके, और ऐसा काम जो कि आपकी लैब में मुमकिन ही नहीं किसी सूरत, या आपकी यूनिवर्सिटी में भी नहीं मुमकिन, तो आप क्या करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी के साथ मेमोरेंडम साइन करेंगे। को जाके आप उसको इनफॉर्मली सैंपल भेज दें, आप उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे कि जिसमें आप उनको बताएंगे कि हमारे जितने भी इस तरह के सैंपल्स होंगे वो आप प्रोसेस करेंगे, और आपको अगर इन रिटर्न हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हम आपको इस तरह के सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करवाना है तो आपकी लैब में वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप एक्सटर्नली कहीं से करवाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप साइन करेंगे फॉर्मली बिटवीन दो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके दरमियान, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साइन कर लें तो आपकी जो लाइफ है वो ईजी हो जाएगी और प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ईजीली कंडक्ट किया जा सकेगा। उसके बाद आ जाता है जी फैसिलिटीज़ फॉर डाटा मैनेजमेंट। आप ये जो सारी स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली डेटा के लिए है। अगर आपके पास डेटा प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं हो रहा तो आपकी सारी स्टडी जो है वो वेस्ट हो जाती है। जो डेटा होता है वो रिक्वायर्ड होता है जब आप कर रहे होते हैं, कोई भी स्टडी कर रहे होते हैं तो डाटा आपको चाहिए होता है आपकी रिसर्च के रिज़ल्ट के लिए, और जब आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऑडिट के लिए भी आपको अपना डाटा प्रेजेंट करना पड़ता है कि हमने इस ड्यूरेशन के दौरान ये जो है ना स्टडी की थी। तो दोनों चीज़ें, बेशक वो ऑडिट हो या आपकी अपनी फाइंडिंग्स हों जिनकी बेस के ऊपर जो है आपने अपने रिज़ल्ट देने हैं, दोनों चीज़ों के लिए जो डाटा है वो बहुत ज़रूरी है, और डाटा की जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है वो बहुत ज़रूरी है। डाटा की रिकॉर्डिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास फैसिलिटीज़ हों। कैसी फैसिलिटीज़? जिस तरह के लैपटॉप है, ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर्स हैं डिफरेंट तरह के, वो आपको अवेलेबल होने चाहिए। तो आपने जहन में ये रखना है कि क्या जो यूनिवर्सिटी है आपको ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जो है आप की जो यूनिवर्सिटी है वो आपको दे देती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास उन सॉफ्टवेयर की एक्सेस होती है। तो क्या यूनिवर्सिटी आपको वो सॉफ्टवेयर देती है, जिस तरह के SPSS वगैरह या दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, SAS है जैसे, तो क्या ये जो यूनिवर्सिटी आपको उन सॉफ्टवेयर्स की एक्सेस देती है? दूसरे नंबर पे आपने किस तरह उसको स्टोर करना है। स्टोरेज में आपने ये याद रखना है कि हमेशा डाटे को कॉपीज़ बना के अपने पास रखें, कि जब आप कोई मेन जो सोर्स है अगर वो ज़ाया भी हो जाए तो आपकी जो कॉपीड फाइल है वो आपके काम आ सके। तो डाटा मैनेजमेंट जो है आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर है हमारा डाटा मैनेजमेंट के ऊपर, वो जब हम स्टडी कंडक्ट कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको डाटा मैनेजमेंट के बारे में सिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से मुराद ये होती है कि आप अपने सैंपल्स इंटरनेशनली किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं फॉर प्रोसेसिंग, या वहाँ पे कोई बंदा जो है आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा हो कि आप कौन सी चीज़ें जो है वो बाहर के मुल्क में भेज सकते हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं भेज सकते। जिस तरह के बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर एक कंट्री के, तो कौन सी चीज़ जो है आप किस कंट्री में भेज सकते हैं। जैसे कि FMD का अगर सैंपल है वो आप किसी भी ऐसे कंट्री में नहीं भेज सकते जहाँ पे FMD मौजूद नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे FMD उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे FMD है ही नहीं। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं या बहुत सारे ऐसे सैंपल्स हैं, तो हमें टोटल अपनी जो रिसर्च है उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या हम ये जो सैंपल्स हैं ये हम बाहर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। तो ये जो है आपके जहन में होना चाहिए जब आप स्टडी को प्लान कर रहे हैं और एक्सटर्नल कोलैबोरेशन सर्च कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एनिमल रिसर्च फैसिलिटीज़। एनिमल रिसर्च फैसिलिटीज़ उस वक्त ज़रूरत होती है कि जब आपकी स्टडी में कोई एनिमल्स यूज़ हो रहे हों, लैब एनिमल्स। तो जो लैब एनिमल्स के ऊपर काम करना होता है ये इजी बनाया हुआ है। जो सोसाइटीज़ हैं फॉर एनिमल, जो है वेलफेयर की जो सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में उसके जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं वो मौजूद होते हैं, उस वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। आपने कोशिश करनी है कि जब आप एनिमल्स को यूज़ कर रहे होंगे तो उनका ह्यूमन यूज़ जो है वो ह्यूमन यूज़ के जो असूल हैं उनके ऊपर जो है ना आपने कारबंद रहना है। आपने उन्हीं असूलों के ऊपर काम करते हुए जो है ना अपनी स्टडी को कंप्लीट करना। तो एनिमल रिसर्च फैसिलिटीज़
अगर आपको चाहिए तो आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर देखना है कि अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आपने उसको असेस कैसे करना है, वो आपकी एक्सपर्टीज़ शो करके कि मैं इन एनिमल्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। आपकी जो अगर कुछ यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन करवाती हैं इसके रिलेटेड, अगर सर्टिफिकेशन नहीं करवाती तो कम से कम जो है आपको मिनिमम आइडिया होना चाहिए कि आपने एनिमल को कैसे डील करना है और उसकी हेल्थ का कैसे ख्याल करना है। तो आज का लेक्चर था फैसिलिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टेप नंबर 3 है उसके बारे में पढ़ेंगे, थीसिस और रिसर्च राइटिंग का। ये बेसिकली हम रिसर्च प्लानिंग के मराहल में हैं अभी। उसके बाद रिसर्च कंडक्शन आएगा, रिसर्च कंडक्शन के बाद डाटा एनालिसिस, और उसके बाद जो है एंड पे जो स्टेप है वो प्रॉपर थीसिस राइटिंग आएगा कंप्यूटर के ऊपर। तो उसमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी वक्त के साथ आपके बताएंगे। तो आप जो है अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें टाइम पे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।